नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। देख रहे हैं जनसत्ता ग्लोबल। इस बुलेटिन में हम आपको विदेश की तमाम खबरों से जोड़े रखते हैं। देश के बाहर जो भी हलचल चल रही है, चाहे वो राजनीतिक हो या मौसमी हलचल, तमाम चीजों से आपको जोड़े रखेंगे। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। बीते 9 महीनों से इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हमास के खिलाफ चल रहे युद्ध का बचाव किया। साथ ही उन्होंने हमास और अन्य ईरानी समर्थित सशस्त्र समूहों के खिलाफ युद्ध के लिए अमेरिकी समर्थन बढ़ाने की भी मांग की। कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने गजा में पूरी तरीके से जीत मिलने तक युद्ध जारी रखने की कसम खाई है। उन्होंने कहा कि जब तक हमास को पूरी तरीके से मिटा नहीं देते, युद्ध खत्म नहीं होगा। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि अब जीत हमारे बेहद करीब है। हमास पर हमारी जीत से ईरान को करारा झटका लगेगा। इस दौरान इजरायली पीएम ने हिजबुल्लाह को भी कुचलने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि हम अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। आगे उन्होंने ईरान को अमेरिका और इजराइल के लिए संकट बताया है। नेतन्याहू ने कहा कि ऐसे में अमेरिका और इजराइल को एक साथ खड़ा होना चाहिए। जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो वास्तव में सब कुछ अच्छा हो जाता है। हम जीतते हैं और वो हारते हैं। इस दौरान नेतन्याहू ने गजा में युद्ध और इससे उत्पन्न मानवीय संकट की निंदा करने वालों की भी आलोचना की। उन्होंने कई प्रदर्शनकारियों पर 7 अक्टूबर को हमला करने वाले उग्रवादियों के साथ खड़े होने का भी आरोप लगा दिया। बेंजामिन ने कहा कि ऐसे लोगों को खुद पर शर्म आनी चाहिए। अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल ने 40,000 से अधिक सहायता ट्रकों को गजा में प्रवेश करने दिया। अगर गजा में फिलिस्तीनियों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा तो इसका कारण ये नहीं है कि इजराइल इसे रोक रहा, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हमास इसे चुरा लेता है। आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने अपने बयान में किस तरीके की कसम खाई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक हमास को खत्म नहीं कर देते तब तक सांस नहीं लेंगे। सुनिए बेंजामिन नेतन्याहू ने यहां पर क्या कुछ कहा है। All our enemies should know this. Those who attack Israel will pay a very heavy price. And as we defend ourselves, on all fronts, I know that America has our back. And I thank you for it. All sides of the aisle. Thank you. I deeply appreciate America's support, including in this current war. But this is an exceptional moment. Fast-tracking U.S. military aid can dramatically expedite an end to the war in Gaza and help prevent a broader war in the Middle East. In World War II, as Britain fought on the front lines of civilization, Winston Churchill appealed to Americans with these famous words: "Give us the tools and we'll finish the job." Today, as Israel fights on the front line of civilization, I too appeal to America. Give us the tools faster and we'll finish the job faster. Israel will fight until we destroy Hamas's military capabilities, end its rule in Gaza, and bring all our hostages home. That's what total victory means, and we will settle for nothing less. The day after we defeat Hamas, a new Gaza can emerge. My vision for that day is of a demilitarized and de-radicalized Gaza. Israel does not seek to resettle Gaza, but for the foreseeable future, we must retain overriding security control there to prevent the resurgence of terror, to ensure that Gaza never again poses a threat to Israel. Gaza should have a civilian administration run by Palestinians who do not seek to destroy Israel. That's not too much to ask.
I also want to thank President Trump for all the things he did for Israel, from recognizing Israel's sovereignty over the Golan Heights, to confronting Iran's aggression, to recognizing Jerusalem as our capital and moving the American embassy there. On behalf of the people of Israel, I came here today to say thank you, America. Thank you for your support and solidarity. Thank you for standing in Israel, with Israel, in our hour of need. Together we shall defend our common civilization. Together we shall secure a brilliant future for both our nations. नेतन्याहू का बयान हमने आपको सुनवाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका और इजराइल जब भी एक साथ खड़े होते हैं तो सामने वाले को हरा कर ही दम लेते हैं। उन्होंने हमास, हिजबुल्लाह और इस तरीके के तमाम आतंकी संगठनों का नाम लिया और कहा कि जब तक इनको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर दिया जाता हम इसी तरीके से डटे रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम जीत के बिल्कुल नजदीक है, कुछ और समय और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिन लोगों को हॉस्टेज बनाया गया है उन्हें भी छुड़वाया जाएगा। तो ये खबर थी अमेरिका से, क्योंकि इस वक्त नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं। अगली खबर ताइवान से सामने आ रही है। ताइवान में आए तूफान गेमी ने तबाही मचा रखी है। इससे आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। तूफान के चलते 2 लोगों की मौत की खबर पहले आई और 26 लोग घायल हैं, ये बताया गया। जगह जगह बाढ़ आ गई है। तूफान के आपको बता दें कि ताइवान जलमंडारू मध्य के चीन के पूर्वी समुद्री तट से टकराने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि चीन की ओर बढ़ने से पहले एक मालवाहक जहाज डूब गया। साथ ही और अधिक मूसलाधार बारिश होने की आशंका जताई जा रही है। गेमी ने आधी रात के आसपास यिलान काउंटी में ताइवान के उत्तर पूर्वी तट पर भूस्खलन किया। केंद्रीय मौसम प्रसारण के अनुसार ये 8 सालों में द्वीप पर आया सबसे शक्तिशाली तूफान है और 227 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। गेमी इस साल चीन के पूर्वी समुद्री तट से टकराने वाला सबसे बड़ा तूफान होगा। इसे सर्पिल बादल बैंड पश्चिमी प्रशांत महासागर के अधिकतर हिस्से में फैलेंगे और फिलीपींस से जापान के आपको बता दें ओकिनावा द्वीपों तक भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। ताइवान में तूफान के कारण लगभग 5 लाख घरों की बिजली गुल हो गई। हालांकि अधिकांश घरों में अब बिजली आ चुकी है। दक्षिणी ताइवान में कुछ हिस्सों में मंगलवार से 2200 मिलीमीटर की वर्षा जो है वो यहां पर जताई जा रही थी। तूफान के कारण पूरे ताइवान में और अधिक बारिश होने की आशंका है। आपको बता दें कार्यालय और स्कूलों के साथ साथ वित्तीय बाजार बंद रहे। ताइवान के तटों से गेमी तूफान के टकराने के वक्त एक जहाज दक्षिणी शहर काओशुंग के बंदरगाह के पास था। गेमी तूफान के कारण फिलीपींस में लगातार बारिश हो रही है, जहां लगभग 1.5 लाख लीटर औद्योगिक ईंधन ले जा रहे एक टैंकर डूब गया था। फिलीपींस के मंत्री बाउतिस्ता ने बताया कि फिलीपींस के झंडे लगे MT टेरा नोवा जहाज के चालक दल के 16 सदस्यों को बचा लिया गया है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता है। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को ताइवान के पूर्वी तट से टकराए गेमी तूफान के कारण 3 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हैं। ताइवान तट से टकराने से पहले गेमी तूफान के कारण फिलीपींस में 8 लोगों की मौत हुई थी। ताइवान की कोस्ट गार्ड ने बताया है कि तट के पास पलटने वाले मालवाहक जहाज फूशुन पर म्यांमार के 9 नागरिक इस पर सवार थे। इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देख सकते हैं ताइवान में, फिलीपींस में, इन तमाम जगहों पर तूफान गेमी ने आतंक मचा रखा है और आगे ये चीन की ओर बढ़ गया है। ये मालवाहक वाहन जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये इसी तूफान की वजह से पलटा और यहाँ पर एक व्यक्ति जो है वो लापता है, बाकी 16 लोगों को बचा लिया गया है। इस बीच हमारे पास ताइवान से वहां पर इस बारिश आंधी तूफान को झेलते कुछ लोगों के बयान हैं, आपको सुनवाते हैं। 水很深的，是不是？对啊，到现在有到小水库，到小水了吗？对啊。啊，你们是记者吗？对。那、你们这样初步来的是吧？对啊。是几点开始这样淹上来的4点快5点的时候就开始了。तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ताइवान में कल ही से इसी तरीके का हाल है और करीब यहाँ पर 23,000 घरों में बिजली चली गई थी, लेकिन हालांकि अब वापस आ गई है। लेकिन इस वक्त अभी भी स्कूल, दफ्तर, ये तमाम चीज़ें पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो रखे हैं और लोग अपने घरों में बंद होने को मजबूर है। लेकिन घरों में भी अब पानी घुस रहा है, क्योंकि बाढ़ जैसे माहौल लगभग पूरे ताइवान में इस वक्त देखे जा रहे हैं। फिलीपींस के झंडे लगे MT टेरा नोवा जहाज के चालक दल ने 16 सदस्यों को बचा लिया था, क्योंकि यहाँ पर जो तूफान की वजह से ये पूरा
शिप जो है वो पलटता हुआ नजर आया। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को ताइवान की पूर्वी तट से टकराए गिमी तूफान के कारण 3 लोगों की मौत हुई थी। बाद में जब ये तमाम चीजें खत्म हुई तो पता चला 8 लोगों की मौत फिलीपींस में भी हुई है। फिलहाल ये दोनों खबरें हमने आपके सामने रखी, दोनों ही अहम खबरें थी। इसके अलावा इंटरनेशनल बुलेटिन में आप क्या कुछ देखना चाहेंगे, ये बुलेटिन आपको कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखना ना भूलें। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ। नमस्कार।